ये जाति जनगणना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज़ उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को ज़मीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरीज, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियाँ बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल ज़मीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और UPA की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि ज़मीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को ये अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज़्यादा से ज़्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। और इस परिवर्तन ने इंदिरा जी की सरकार को मौलिक अधिकारों को छीनने का
और न्यायपालिका पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया, सक्षम बना दिया था। आदरणीय सभापति जी, खून मुंह पे लग गया था, कोई रोकने वाला था नहीं। और इसलिए जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर रीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई, तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और उसके बाद इतना ही नहीं, उन्होंने इमरजेंसी तो लगाई, संविधान का दुरुपयोग तो किया ही किया, भारत के लोकतंत्र का गला तो घोंट ही दिया। लेकिन 1975 में 39वां संशोधन किया और उसमें उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, इनके चुनाव के खिलाफ कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता है, ऐसा उन्होंने, और वो भी रिट्रोस्पेक्टिव किया, आगे के लिए नहीं, पीछे का भी, अपने पापों का भी उन्होंने। और आदरणीय सभापति जी, मैं संविधान की बात कर रहा हूं, मैं संविधान के आगे पीछे कुछ नहीं बोल रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, इमरजेंसी में लोगों के अधिकार छीन लिए गए, देश के हजारों लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया, न्यायपालिका का गला घोंट दिया गया, अखबारों की स्वतंत्रता पर ताले लगा दिए गए। इतना ही नहीं, कमिटेड जुडिशरी, इस विचार को उन्होंने पूरी ताकत दी। और इतना ही नहीं, जिस जस्टिस एच.आर. खन्ना ने उनके चुनाव में उनको खिलाफ जो जजमेंट दिया था, वो इतना गुस्सा भरा था कि जब जस्टिस एच.आर. खन्ना, जो सीनियरिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने थे, जिन्होंने संविधान के सम्मान करते हुए उस स्पिरिट से इंदिरा जी को सजा दी थी, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया। ये संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं। आदरणीय सभापति जी, यहां भी ऐसे कई दल बैठे हैं जिनके मुखिया भी सारे जेल में हुआ करते थे। ये इनकी मजबूरी है कि वहां जाके बैठे हैं, उनको भी जेलों में ठूस दिया गया था। आदरणीय सभापति जी, देश पर जुल्म तांडव चल रहा था, निर्दोष लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता था, लाठियां बरताई जाती थी, कई लोग जेलों में मौत के शरण हो गए थे, और एक निर्दयी सरकार संविधान को चूर चूर करती रही थी। आदरणीय सभापति जी, ये परंपरा यहां नहीं रुकी। जो परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी, जिसको दूसरे प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि खून मुंह पे लग गया था, और इसलिए राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने
संविधान को एक और गंभीर झटका दे दिया। सबको समानता, सबको समानता, सबको न्याय, उस भावना को चोट पहुंचाई। आदरणीय सभापति जी, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का जजमेंट दिया था। एक भारत की महिला को न्याय देने का काम संविधान की मर्यादा और स्पिरिट के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक वृद्ध महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। उन्होंने न्याय के लिए तड़प रही एक वृद्ध महिला को साथ देने के बजाय उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ दिया। संसद में कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को फिर एक बार पलट दिया गया। आदरणीय सभापति जी, बात वहां से नहीं अटकी है। नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया और राजीव जी ने भी उसको ताकत दी, खाद पानी देने का काम किया। क्यों? संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लहू उनके मुंह लग गया। आदरणीय सभापति जी, अगली पीढ़ी भी इसी खिलवाड़ में जुड़ी पड़ी है। एक किताब को मैं कोट कर रहा हूं। उस किताब में जो लिखा गया है और उसमें प्रधानमंत्री उस समय के मेरे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनको कोट किया है। उन्होंने कहा है, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है,